अच्छा जी, आज हमने मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस कल आपको एक्सप्लेन किया था मैंने। टुडे वी आर गोइंग टू कवर इट्स सेकंड पार्ट एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेजर implications ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। इस मेजर implications को हमने टू सिनेरियोज में डिवाइड किया है। फर्स्ट सिनेरियो जो कि अभी करंट एग्जिस्ट कर रहा है, इन विच वी सी द लिमिटेड वॉर and the issue of a large scale war is there, which is our second scenario, in which we have all out regional war और इसमें फिर आपके जो मसाइल हैं that will be unimaginable। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। My voice is absolutely clear, do let me know। right। अच्छा, नेक्स्ट इसमें देखें आप, सबसे पहले आई हैव डिवाइडेड इट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज और जो भी इनके इश्यूज हैं उसको मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए डिवाइड करके रखा है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको जो इश्यूज यहाँ पे नजर आएंगे, दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट अ लिमिटेड क्राइसिस। लिमिटेड क्राइसिस मीन इट इज नॉट स्प्रेडिंग आउट, इट इज टिट फॉर टैट विच इज गोइंग ऑन। कि जी एक अगर अटैक करे तो उसके ऊपर दूसरा अटैक करे। The other scenario is all out war, in which multiple states join hands together and two poles बन जाएं, जिस तरह वर्ल्ड वॉर वन में वर्ल्ड वॉर टू में हुआ था। That would be our second scenario. If we look into our first scenario, और अगर इसमें हम देखें तो आपके पास इसके जो इश्यूज हैं उसको हमने फर्दर कैटेगराइज किया है कि ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, फिर उसके बाद जियोपॉलिटिक्स और सिक्योरिटी इश्यूज। ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज में डेट इज इन फ्रंट ऑफ यू, मैस डिस्प्लेसमेंट, जेनोसाइड, ठीक है, एथनिक क्लींजिंग, दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन। इकोनॉमिक क्राइसिस में जो कि अभी चीजें चल रही हैं आपके पास के, अगर जो मिडल ईस्ट के अंदर, यू नो दैट कि मिडल ईस्ट ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग। अगर हम दुनिया के ज्योग्राफी के लिहाज से बात करें, कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये एक इम्पोर्टेंट रीजन है हमारे पास। इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो मल्टीपल चीजों से ओरिजिनेट होती है। मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो किस वजह से ओरिजिनेट होती है मिडल ईस्ट की, और फिर ही आप इसमें इकोनॉमिक इश्यूज को अंडरस्टैंड करने के काबिल होंगे। जी मजहर आप बताइएगा। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो सर, मैंने ये कहना था कि जो मिडिल ईस्टर्न सिचुएशन है, मिडिल ईस्ट में सर आप देखिए दुनिया की मोस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का वो लैंड है। और उस वहां से आप देखें दुनिया का 60 to 80% ऑयल ट्रेड वहीं से होता है। और अगर आप ईरान को देखें, ईरान जो मिडिल ईस्ट का इस वक्त मेन मेंबर है, वो बेसिकली रिजाइड करता है राइट ऑन द माउथ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। ठीक है सर। तो इस वाटर चैनल के ना दो ओपनिंग्स हैं। एक तरफ आप देखें वो सुएज कैनाल, और दूसरी तरफ आपके पास आता है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। और ये जो वाटर पैसेज है, ये बेसिकली 70 to 80% ऑफ ग्लोबल ऑयल ट्रेड को चैनल करता है सर। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिग्निफिकेंट पोजीशन है। जी, इसमें यही चीज को मैं आप लोगों के लिए दोबारा एक्सप्लेन करूं कि इफ यू लुक एट द मैप ऑफ मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान इज नॉट फार अवे फ्रॉम मिडिल ईस्ट, इट इज जस्ट राइट एट द एंड ऑफ मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट जहाँ से खत्म होता है वहां से पाकिस्तान का जो एक एरिया है, सी एरिया, वो स्टार्ट हो जाता है। इफ यू लुक एट द मिडिल ईस्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज थ्री चोकिंग पॉइंट्स, not one, not two, but it has how many choking points? It has three choking points। चोकिंग पॉइंट्स क्या हैं? ऐसे पॉइंट्स जहां पे अगर आप उनको स्टॉप कर दिया जाए तो वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो इम्पैक्ट होती है। अब आपके पास मल्टीपल चोकिंग पॉइंट्स हैं, जैसे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, राइट एट द स्टार्ट ऑफ मिडल ईस्ट, सॉरी मेडिटेरेनियन सी। फिर आप देखेंगे तो आपके पास स्टेट ऑफ मलाका है। फिर दूसरी साइड पे आप देखेंगे तो पनामा किनाल है। अब अगर हम इस साइड पे देखें इंडो पैसिफिक में, यू शुड हैव मैप इन फ्रंट ऑफ यू, तो ये जगह ऐसी है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, इसमें काफी ज्यादा हमने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया कि नियरली वन फिफ्थ ऑफ वर्ल्ड ऑयल सप्लाई एंड मेजर गैस जो सप्लाई है वो यहाँ से फ्लो करती है।
यू सी के इसके अंदर कौन कौन से कंट्रीज हैं, इराक की सप्लाई इसमें जाती है, ईरान की जाती है, सऊदी अरेबिया की जाती है, इसके अलावा कतर की यहाँ से गैस सप्लाई जाती है, दुबई का पोर्ट यहाँ पे है। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट एक आपके पास ओपनिंग है। द सेकेंड ओपनिंग कम्स हेयर विच इज कॉल्ड द बाबुल मंदब। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ से जो ना सिर्फ ऑयल एंड गैस बट अदर गुड्स, क्योंकि आपके पास जितनी ग्लोबली आपकी तिजारत होती है, बिजनेस किया जाता है, सर्विस की जाती है, मोस्टली किसके थ्रू जाती है, सी बाउंड ट्रेड के थ्रू जाती है। और सी बाउंड अगर ट्रेड के थ्रू जाती है तो वो आपका अगर इंडो पैसिफिक रीजन से, जिसमें आपके पास इंडिया शामिल है, ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं जिनको आसियान कंट्रीज कहते हैं और उन्होंने एक ब्लॉक बनाया हुआ है, ठीक है, इसके अलावा जापान, चाइना, इन सब की जो ट्रेड है, अगर इस ट्रेड ने जाना है आपके यूरोप के अंदर, विच इज अनदर बिग इकोनॉमी, ठीक है, ओवरऑल अगर उसको देखा जाए, तो दैट मोस्टली पासिस थ्रू दिस रीजन, एंड फ्रॉम दिस रीजन दिस इज अनदर चोक पॉइंट विच इज कॉल्ड स्वेज कैनाल। तो यू कैन सी के इट हैज थ्री इंपॉर्टेंट ग्लोबल चोक पॉइंट्स, एंड अगर इसकी जो वॉर है वो बाहर निकलती है तो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट। सो हमने देखा इकोनॉमिक इश्यूज में रेड सी ब्लॉकेट देखेंगे, इम्पैक्ट ऑफ ऑयल इफ वॉर स्प्रेड्स आउट। फिर जियोपॉलिटिक्स में देखेंगे कि रोल ऑफ प्रॉक्सी ज्यादा हो रहा है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। फियर ऑफ स्पिल ओवर, ईरान इसराइल वॉर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपोलैरिटी इन विच द रोल ऑफ यूएसए इज इन क्वेश्चन। ग्लोबली स्टेट्स इसको क्वेश्चन करते हैं कि क्या यूएस अपना जो एक सुपर पावर अगर दिखाता है तो एक कॉन्फ्लिक्ट को खत्म नहीं कर सकता, इसको स्टॉप नहीं कर सकता। देन वी टॉक अबाउट के जो अदर क्राइसिस चल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। यू टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज, इसमें क्लाइमेट चेंज नहीं मैंने लिखा, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज इशू है, पोवर्टी रेडिकेशन है, एसडीजीज हैं, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, या अगर ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात की जाए, रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है, एंड यूएस वांट्स टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर ऑन इंडो पैसिफिक ताकि चाइना को कंटेन कर सके। तो ये जो सारी एफर्ट्स हैं, ये सारी एफर्ट्स जो है वो फर्दर सबोटाज होती हैं बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा है इन नेचर कि बाकी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, बाकी सारे इश्यूज जो हैं वो इसके सामने जो है वो सबड्यू हो जाते हैं। और सिक्योरिटी टर्म में अगर हम देखें तो इट विल डेफिनेटली इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस। और जो मेजर इश्यूज हैं, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, इनइक्वालिटीज के इश्यूज हैं, पॉवर्टी है, क्लाइमेट चेंज है, उनके ऊपर ग्लोबल एफर्ट जो है वो फेड अवे होती नजर आएंगी। सो ये हमारे करंट क्राइसिस में, करंट सिनेरियो में आपके पास इसके इम्पैक्ट। अगर हम इसके इम्पैक्ट्स देखें in the longer run, if this situation gets out of control, or you talk about के अगर all out war start हो जाए between सऊदी अरेबिया, सॉरी, between ईरान के साथ other countries like लेबनान, यमन, सीरिया, इराक, तो ये अगर शामिल हो जाएं, जो कि ऑलरेडी इट इज इन द न्यूज कि दे आर गोइंग टू मेक एन अलायंस, कि अगर किसी भी एक कंट्री पे अटैक किया जाए तो सारे मिलके जो है उसको रिटेलिएट करेंगे, जस्ट लाइक काइंड ऑफ नेटो। तो इफ दिस थिंग्स इस्टेब्लिशेस तो आपके पास एक ऑल आउट वॉर होने का चांस बहुत ज्यादा है। उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में अगेन इसको अगर इन्हीं डायनामिक्स में, इन इम्पैक्ट्स को देखा जाए तो आपके पास वही चार हेडिंग्स में ये डायनामिक्स आएंगे, लेकिन उसमें ज्यादा इसका इम्पैक्ट ज्यादा हो जाएगा। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वुड बी वर्स, एज यू कैन सी कि अभी जो आपके पास टेक्नोलॉजी है दैट इज मोर लीथल, ठीक है, कंट्रीज के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज मोर डेवलप्ड एज कम्पेयर टू वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। तो जो इसका इम्पैक्ट है, जो इसकी डेविस्टेशन है, that would be greater in magnitude and that would definitely impact each and every country in this region. इकोनॉमिक क्लाउड में देखेंगे तो आपके पास चोकिंग ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किए, एंड दैट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट नॉट ओनली द कंट्रीज जो कि इस वॉर के अंदर शामिल है, बल्कि ऐसे कंट्रीज जो इस वॉर से बाहर हैं, मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया इज आइंग टू होस्ट फुटबॉल कप इन 2034। इसके अलावा इस डेकेड में उसके पास दो बड़े उसने मेगा डेवलपमेंट, सॉरी, मेगा उसने टूर्नामेंट्स अरेंज करने हैं, वी विल एक्सप्लेन दीज, ठीक है। इसके अलावा आपके पास यूएई है दैट इज हैविंग अ बस्लिंग पोर्ट इन द फॉर्म ऑफ दुबई। तो अगर यहाँ पे वॉर स्प्रेड होती है, पाकिस्तान इज डिपेंडेंट ऑन ऑयल ऑन दीज कंट्रीज लाइक मिडल ईस्ट,
इंडिया है, बांग्लादेश है, ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, चाइना है। तो इसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, अगर इस तरह का कोई क्राइसिस बढ़ता है, तो नॉट ओनली द कंट्रीज जो कि इस वॉर के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, बल्कि ऐसे कंट्रीज जिनका इन वॉर से लेना देना नहीं है, दे विल ऑल्सो बी सीवियरली इम्पैक्टेड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। और उसकी जो एक आप इमेजिनेशन है वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह की अभी तक हमारे पास दुनिया में कोई इवेंट नहीं हुआ। यानी यू सी के राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, जब से ये स्टेटस को एस्टेब्लिश हुआ है, जब से आपके पास ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डॉलर जो है वो स्टैब्लिश हुआ और ये इंटरनेशनल करेंसी के तौर पे यूज होना शुरू हुआ। कोल्ड वॉर के अंदर भी इस किस्म की डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं थी। यस, देयर वर वॉर्स इन ईस्ट एशिया, लेकिन उसका ग्लोबल इकोनॉमी पे इतना इम्पैक्ट नहीं था। बट अगर इस रीजन में वॉर स्टार्ट होती है, तो उसका ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। जियोपॉलिटिक्स में ऑल आउट वॉर, मल्टीपोलैरिटी विल बी देयर। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन गल्फ स्टेट्स, जो उनका एक सोच थी कि वी विल गो फॉर मॉडर्नाइजेशन, फोसिल फ्यूल की हम फेज आउट करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। और अगर सिक्योरिटी में देखें तो देयर इज द थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वॉरफेयर, के अगर डेटरेंस स्टैब्लिश करने के लिए जो ये वाली कंट्रीज हैं, दे विल गो, लाइक ईरान विल गो फॉर न्यूक्लियर टेस्ट, एंड दैट वुड बी कैटास्ट्रोफिक फॉर दिस होल रीजन। और एक लास्ट चीज अगर हम जियो पॉलिटिक्स में मेंशन करेंगे, तो इट विल बी अनडूइंग ऑफ करंट स्टेटस को। अब इसका क्या मतलब है करंट स्टेटस को का? इट मीन्स के जो एक सिस्टम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्टार्ट हुआ था, जिसमें एक रोल था यूनाइटेड नेशंस का कि वो इस किस्म की इश्यूज को, वॉर्स को रोकने की कोशिश करेगी। जो एक रोल था वैल्यू बेस्ड सिस्टम की हम बात करते हैं, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, इन विच देर इज अ लिटिल काइंड ऑफ स्टेबिलिटी। इस किस्म की मेजर वॉर्स नहीं हुई थी। कंट्रीज की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को एक किस्म से प्रोटेक्ट रखा गया था, मेजर इन्वेजन नहीं थी। लेकिन अगर इस किस्म की वॉर्स ब्रेकआउट होती हैं, वन केस वॉज रशिया यूक्रेन वॉर, अदर इज दिस इसराइल गजा एंड इसराइल लेबनान वॉर। अगर फर्दर इसराइल और ईरान के दरमियान एक वॉर स्टार्ट होती है, तो दिस विल गिव इग्नाइट, और दिस विल बेसिकली एक ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट कर देगी बाकी कंट्रीज पे, स्पेशली पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। ऐसे कंट्रीज जिनके पास डेटरेंस है, दे विल नॉट शाई अवे फ्रॉम अटैकिंग अदर कंट्रीज, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि इंटरनेशनली वॉर्स आर नाउ पॉसिबल, एंड द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंट्रीज, द रोल ऑफ सैंक्शंस इज नॉट फ्यूटाइल। ठीक है, इतना उसका जो है वो इम्पैक्ट इतना इम्पैक्टफुल नहीं है कि वो वॉर्स को रोक सके। तो जो एक स्टॉप था, एक 100 साल से आप तकरीबन, सॉरी, लास्ट आपने 20th सेंचुरी देखी, स्टार्ट 20 ईयर्स ऑफ 21st सेंचुरी देखे, तो दिस विल बी डेवस्टेटिंग फॉर होल ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। अब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स देखें, ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी है, ये सिनेरियो है, तो उसके ऊपर आपको करंट फैक्ट्स स्टैट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब तक इवेंट्स होंगे नहीं, उनके बारे में आप सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट एनालिसिस हम उसका पॉसिबल नहीं होगा। तो ये जो ऑल आउट वॉर है, इसको मैंने सिर्फ ऐसे ही एक्सप्लेन किया वर्बली। वी विल नाउ टॉक अबाउट मोर ऑन लिमिटेड क्राइसिस। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, टाइम कम। जी, आई एम बैक, कैन यू हियर मी? अच्छा जी, लेट्स नाउ स्टार्ट। वॉइस लैग तो नहीं कर रही मेरी? डू लेट मी नो इफ माई वॉइस इज फाइन। लेट मी टर्न ऑफ द फैन, उसकी वजह से भी इशू आपको लग सकता है।
आई थिंक इट्स फाइन नाउ। अब आपको बेहतर आवाज जो है वो आएगी। फैन ऑफ कर दिया मैंने। अच्छा जी, नाउ लेट्स गो इनटू द डिटेल ऑफ दीज इम्प्लीकेशन। सबसे पहले मैंने इम्प्लीकेशन इसकी यहाँ पे रखी है, जो कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के फॉर्म में है, जो कल भी एक्सप्लेन किया था। दीज आर सिंपल सम स्टैट्स, हॉरिफिक स्टैट्स, जो कि आप देख लें कि व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वॉर एंड व्हाट इज द devastating and genocidal impact of this war on Gaza and Lebanon। ठीक है, इसको रीड करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, मैंने आपको ह्यूमैनिटेरियन के बाद बताया था कि हमारा जो इम्पैक्ट है वो है इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस। अब इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन की। फर्दर अगर हम देखें कि यू कैन सी एंड यू हैव ऑलरेडी विटनेस्ड लास्ट डे, कल भी जब मैं आपको एक्सप्लेन किया लेक्चर, तो उसके बाद व्हेन आई वाज वाचिंग द न्यूज, तो उसमें यही रिपोर्ट किया जा रहा था कि हुथीज एंड जो हिजबुल्लाह है, दे हैव अटैक्ड Israel with ballistic missiles and surface to surface missile। तो it means के this is going to expand। और जो मेजर सिनेरियो है मोस्टली जो इन कंट्रीज के पास, क्योंकि इसराइल के पास एक टेक्नोलॉजी है, वेस्टर्न सपोर्ट है, बट व्हाट इज देयर विद दीज कंट्रीज, दे हैव द कंट्रोल ओवर स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स। यू सी के जिस तरह रेड सी के अंदर, दिस इज रेड सी एंड इट एंटर्स लाइक इट स्टार्ट्स फ्रॉम बाबुल मंदब स्ट्रेट। तो यहाँ पे जो भी ग्लोबल शिपमेंट्स आ रही हैं, अगर इसराइल बाउंड है तो उसको अटैक किया जाता है। अगर इस पे जो बाकी कंट्रीज, फॉर एग्जांपल यूएस इसकी सपोर्ट करे या यूके सपोर्ट करे, तो इसका जो स्कोप है वो वाइडन हो सकता है। अदर जो टारगेट हैं, यानी अगर यूएस डायरेक्टली सपोर्ट करता है इसराइल को इन इट्स वॉर अगेंस्ट ईरान, या अगर फर्दर उसको सीज फायर की तरफ नहीं जाया जाता, तो यूएस की वेसल्स के ऊपर भी अटैक किया जा सकता है, यूके की वेसल्स पर भी किया जा सकता है। यानी एनी वेस्टर्न कंट्री विच इज लिंक्ड विद इसराइल वुड बी टारगेटेड। सो दिस इज द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। ठीक है, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे स्क्रीन? द नेट इज आई थिंक पीटीसीएल हमने लगवाया हुआ है, बट स्टिल इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग टू स्टे इन रायपुर एंड have a good internet connection। Let me change it with my mobile phone। You will also face these kind of difficulties when you will be posted out of Lahore from your comfort zone। जब बाहर निकलेंगे and you'll see that there is nothing, you cannot go out, you don't have any socializing, and आपकी बाकी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। But still that is the service, that is why you are preparing for this exam। तो आपको ये चीजें देखनी मिलेंगी। एंड इसके अलावा बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आती हैं आपकी सर्विस के अंदर। You will be implicated in unknown FIRs, agencies will go against you, people will go against you, they will have protest against you। आपके ऊपर multiple responsibilities हैं, you have to submit the assignments on time। मल्टीपल आपने जो है वो जॉब परफॉर्म करनी है, यू स्टिल हैव टू अपीयर इन कोर्ट। ठीक है, आपने अपनी कोर्ट भी चलानी है, आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट से भी एंगेज करना है। सो इट इज अ वेरी लाइक हेक्टिक थिंग, जो कि आप स्पेशली इन पीएस और इन फील्ड जॉब में करते हैं। बाकी डिफरेंट ग्रुप्स का डिफरेंट सिनेरियो है, व्हिच आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस। Agencies cannot register an FIR, but they definitely have an eye on you। Different agencies like FIA, anti-corruption, इस तरह की चीजें, like you do not do anything, but still you are in the post, you are actually controlling something, so it means you will be implicated। High chances are there। So ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो you need to get ready for these things, और mentally आपको इसमें ready होना पड़ेगा। Now we are going to the next point कि how Houthi attacks in the Red Sea impact the global economy। अब इसके लिए आप सिंपल एक एग्जांपल देखें। In 2021 the Evergreen, a Taiwanese operated ship, ran aground and blocked the canal for 6 days, intensifying a global supply chain crisis। So it happened only for 6 days, और कैनाल, स्विस कैनाल बंद हुई थी, and you can see कि what was the impact back then in 2021। So ये सिर्फ चीजें आपको एक आइडिया दे रही हैं कि what is एक्चुअली लाइंग अहेड और इसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। अब कुछ स्टैट्स दिए हुए हैं कि 40% ऑफ एशिया यूरोप ट्रेड नॉर्मली गोज थ्रू द एरिया, इंक्लूडिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल एंड गैस फॉर इंपोर्ट डिपेंडेंट यूरोप। इस एरिया से जाती हैं
At least 90% of the container ships that had been going through the Suez Canal are now rerouting जो है टिप ऑफ अफ्रीका, सो दे आर टेकिंग लॉन्गर जर्नीज। इसका क्या मतलब है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है दैट वुड इंक्रीज। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ स्टैट्स लिखे हैं कि 20%, 12% ग्लोबल ट्रेड पासिस थ्रू द रेड सी, ठीक है। और इसके अलावा 12% ऑफ टोटल सी बोर्न ट्रेड ऑयल जो है रेड सी के थ्रू होता है। 8% ग्लोबल एलएनजी इस तरह से पास करती है। तो इट मीन्स के दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट, और अगर इसको रोका जाए तो ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस। अब इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस इतनी ज्यादा अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई, उसके क्या रीजन है। आप देखते हैं जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी तो इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट किया जा रहा था कि ऑयल प्राइसेस राइज कर जाएंगी, डॉलर इंक्रीज कर जाएगा, गोल्ड प्राइसेस शूट अप हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी ये रीजन क्या थी, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट था, ये एक्सपैंड नहीं हुआ एक साल में, डायरेक्टली ईरान इन्वॉल्व नहीं हुआ। अभी भी एज सच डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट एक दो इंसिडेंट के अलावा ऐसे नहीं है। एंड ग्लोबल लीडर्स आर ट्राइंग टू डी एस्केलेट द सिचुएशन, बट इट कैन इरप्ट एनी टाइम। लेकिन एक साल से इस पे अभी तक इतना इशू नहीं हुआ, उसके मल्टीपल रीजन थी। क्योंकि जो मार्केट था उसने शो को एब्जॉर्ब किया, एंड नाउ मार्केट इज एक्चुअली यूज्ड टू डू विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और दूसरा जो डिमांड है ऑयल की, दैट इज आल्सो डिक्रीजिंग। दैट इज ऑल्सो अ रीजन के क्यों ऑयल की प्राइसेस अचानक से शूट अप नहीं हुई। बट अगर फर्दर ऑयल की फैसिलिटीज पे अटैक हो ईरान के अंदर, इन रिटेलिएशन ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करे, या सऊदी अरेबिया की जो शिपमेंट है या बाकी गल्फ स्टेट्स की शिपमेंट, जो ऑयल की शिपमेंट है उसको ब्लॉक करने की कोशिश करे, तो इसका मल्टीफेस्टेड इम्पैक्ट जो है वो ग्लोबल एनर्जी पे होगा। इसके अलावा जो तीसरा इसका इम्पैक्ट है दैट इज द जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स में सबसे पहले अगर हम देखें तो इंक्रीजिंग रोल ऑफ प्रॉक्सीज है। नाउ उसको कहते हैं, एक वर्ड यूज होता है फॉरवर्ड डिफेंस। अब एक चीज आप लोगों ने देखी होगी, स्टडी की होगी कि बैलेंस ऑफ पावर होती है। अब बैलेंस ऑफ पावर मल्टीपल तरीके से, मल्टीपल इसके जो है वो अरेंजमेंट्स हैं, मल्टीपल इसके मेथडोलॉजीज हैं कि किस तरह आपने पावर को बैलेंस करना है एक खित्ते के अंदर। अब बैलेंस करने के लिए अगर आपने अपने एडवर्सरीज के साथ पावर को बैलेंस करना है, ठीक है, यानी आपके पास भी सेम पावर है, उसके पास भी सेम पावर है, तो इससे डेटरेंस क्रिएट होती है कि वो दूसरा आप पे अटैक नहीं करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी किसी से लड़ाई हो रही है तो आप देखते हैं कि अगला अगर वीक है तो आप उसके ऊपर ज्यादा हैवी होने की कोशिश करते हैं। बट इफ यू थिंक कि अगर आप उस पर अटैक करेंगे, रिटेलिएशन आपके ऊपर भी उतना ही स्ट्रॉन्ग अटैक होगा, तो इससे आप डिटर हो जाते हैं, इससे आप रुक जाते हैं। तो यही चीज इंश्योर करती है बैलेंस ऑफ पावर। अब ईरान बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट कंट्री है। ईरान इसलिए इंपॉर्टेंट कंट्री है कि एक तो ये एक स्ट्रेटेजिक जगह पे वाक़ है, दूसरा ये मिडिल ईस्ट के अंदर अपना जो एक आइडियोलॉजी है उसको स्प्रेड करने की, उसको प्रोटेक्ट करने की ये कोशिश करता है। और तीसरा कि जैसे ही ईरान के अंदर रेवोल्यूशन आई, इट हैड वेरी लाइक वर्स्ट रिलेशंस विद द वेस्टर्न वर्ल्ड, स्पेशली यूएस एंड इसराइल। तो अब इस ईरान के पास, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लग गई, ईरान के ऊपर पाबंदियां लग गई कि वो इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं ले सकता, ग्लोबली अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकता। अभी जो एक्सपोर्ट्स करता है वो ग्लोबल जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके थ्रू नहीं होती, उसको बाईपास करते हुए करता है, जिसमें चाइना और रशिया उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस सिचुएशन के बावजूद ईरान इस काबिल है कि ईरान जो है वो इसराइल को और यूएस को एक थ्रेट करता है, डायरेक्टली अटैक उसने किया इसराइल के ऊपर। तो ऐसा क्या उसकी रीजन थी, किस वजह से उसके पास इतनी डेटरेंस आई, इतनी पावर आई उसने कि उसने इसराइल को भी बैलेंस किया। उसका एक जो आंसर है वो यहाँ पे आपको फॉरवर्ड डिफेंस स्ट्रेटेजी में लाया करता नजर आएगा। अब फॉरवर्ड डिफेंस स्ट्रेटेजी बेसिकली उसकी ईरान की प्रॉक्सीज हैं, जो कि ईरान की पावर को स्प्रेड करती हैं और ईरान को फर्दर पावरफुल बनाती हैं। बैलेंस ऑफ पावर में आप लोगों ने ये स्टडी करना लाजमी है कि अगर आपने पावरफुल होना है तो यू नीड अ नेटवर्क ऑफ अलाइज। सिमिलर इज द केस विद यूएसए। यूएस इतना पावरफुल क्यों है, बिकॉज नॉट ऑफ यूएस इटसेल्फ बट बिकॉज ऑफ इट्स एलाइज, द नेटवर्क ऑफ इट्स एलाइज के। जब नेटो फॉर एग्जांपल, नेटो इतनी पावरफुल क्यों है, इसलिए पावरफुल नहीं है कि वो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए पावरफुल है कि उसका जो भी अगर कंट्री पे अटैक किया जाए तो पूरा एक उसका क्यूमुलेटिव रिस्पॉन्स होगा।
तो इस वजह से नेटो इतनी पावरफुल है। अब यही चीज ईरान चाहता था इस रीजन में कि अगर ईरान को कोई अटैक करे या उसके इंटरेस्ट को अटैक करे तो सिर्फ रिटेलिएशन उसको ईरान की तरफ से ना जाए बल्कि बाकी एरियाज की तरफ से जाए। एंड दैट इज व्हाई ईरान स्प्रेडेड इट्स नेटवर्क ऑफ एलाइज। उसके एलाइज कौन कौन से हैं? उसके एलाइज आपको यहाँ से नजर आएंगे, यू कैन सी इट हियर इन दिस पिक्चर, जो कि आपको राइट साइड पर नजर आ रही है। इन दिस पिक्चर यू हैव मल्टीपल allies of ईरान इन दिस रीजन। सबसे पहले अगर आप इसमें देखते हैं तो आपके पास यहाँ पे नजर आता है इराक के अंदर। इराक के अंदर बेसिकली जो रिजाइम है, पहले वो सुन्नी रिजाइम होती थी, एक सेक्ट से बिलोंग करती थी। आफ्टर रेवोल्यूशन वो चेंज हुई। नाउ इन इराक जो मेजोरिटी है वो बैलेंस है। मेजोरिटी जो है वो एक शिया पॉपुलेशन की है और उसकी गवर्नमेंट भी उसी टाइप की है। Iran wields significant influence over several militias who have launched dozens of attacks on US forces in Iraq since mid-October. The US has also responded with retaliatory strikes. So this is one जहां से इराक ईरान को सपोर्ट मिलती है, दैट इज राइट एट द नेबर ऑफ ईरान। उसके बाद अगर दूसरी जगह देखा जाए तो सीरिया है। सीरिया इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर ईरान, क्योंकि जब सीरिया के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी तो बशारुल असद, इट इज बेसिकली बशारुल असद जो है वो एक माइनॉरिटी सेक्ट से हैं वहां से सीरिया के अंदर, और दैट इज द फर्दर सेक्ट ऑफ अहले तशी। तो इस वजह से बेसिकली ईरान ने बशर असद को सपोर्ट किया, उसको प्रोटेक्ट किया, उसके रिजाइम को। और सिविल वॉर, इस सारी सिविल वॉर होने के बावजूद, आईएसआईके के प्रेजेंट होने के बावजूद, यूएस की फोर्सेस के प्रेजेंट होने के बावजूद, और बावजूद इसके कि सऊदी अरेबिया जो था वो एंटी सीरिया, एंटी बशार असद प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा था। इसराइल वॉज सपोर्टिंग एंटी बशार असद फोर्सेज, और इसके अलावा तुर्की वॉज ऑल्सो लाइक हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टाइज विद सीरिया। वो फर्दर बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन इन सब सिचुएशन के बावजूद, बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ ईरान टू बशार असद एंड द सपोर्ट ऑफ रशिया टू बशार असद, रशिया के सॉरी सीरिया के अंदर बशार असद ने अपनी गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट किया। अब एट द टाइम ऑफ क्राइसिस ईरान इज नाउ आल्सो रिलाइंग ऑन सीरिया के व्हेन इफ ईरान इज अटैक, तो जो सीरिया के अंदर जो एक फोर्सेस हैं ईरान की, जो प्रो ईरान फोर्सेस हैं आइडियोलॉजिकली, वो इसराइल के खिलाफ या यूएस की फोर्सेस जो स्टेशन है सीरिया के अंदर उनको टारगेट करेगी। तो दूसरा एलाई उसका सीरिया हो गया, ठीक है। नाउ वी गो टू द थर्ड एलाई, जो कि कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हजबुल्ला, दैट इज द नॉन स्टेट एक्टर एंड इट्स द मोस्ट पावरफुल इन द रीजन। फिर उसके बाद फोर्थ वन इज द हमास इन गजा, दैट इज ऑल्सो सपोर्टेड एंड बेसिकली इसको किया जाता है फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली सपोर्ट किया जाता है ईरान की तरफ से। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन स्ट्रेटेजिकली, जो उसकी पोजीशन के लिहाज से, दैट इज द हुथीज इन यमन। हुथीज बेसिकली एक एंटी यमन जो एक वहां पे गवर्नमेंट है, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट से स्टार्ट हुई थी, एंड नाउ दे आर बेसिकली कंट्रोलिंग मोस्ट पार्ट ऑफ यमन। एंड यहाँ पे भी यमन के अंदर भी सिविल वॉर चल रही है, और सऊदी अरेबिया इज सपोर्टिंग एंटी हुथीज की जो एक अपोजिशन है उसको सऊदी अरेबिया सपोर्ट करती है, यूएस सपोर्ट करती है, बट ईरान हुथीज को सपोर्ट करते हैं। एंड यमन के अंदर जो मेजर कंट्रोल है पोर्ट्स का और इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसके ऊपर हुथीज का कंट्रोल है। और यमन इट्स नॉट अ स्टेबल कंट्री राइट नाउ, इट इज स्टिल हैविंग अ सिविल वॉर गोइंग ऑन, और इस सिविल वॉर के बावजूद अंदर होते हुए भी हुथीज का एक कंट्रोल यमन के ऊपर बहुत ज्यादा पावरफुल है, और उस कंट्रोल की वजह से हुथीज कैन कंट्रोल दिस रेड सी, और रेड सी के अंदर जो शिपमेंट आती है इसराइल बाउंड, उसको टारगेट किया जाता है। सो दिस इज द फिफ्थ प्रॉक्सी। सो दिस इज द नेटवर्क ऑफ ईरान with which it has established its forward defense, कि भाई मेरे से आने से पहले आपने इन सब चीजों से जाके गुजरना है, ठीक है। तो यही चीज जो है, इस चीज ने ईरान को इतना पावरफुल बनाया। अब ये चीज फर्दर जो है वो इनहांस करेगी, इंक्रीज होगा इसका रोल, क्योंकि जब ये इशू जो है आपको फर्दर आगे जाएगा, ईरान के ऊपर रिटेलिएशन होगी, तो ईरान इटसेल्फ गोइंग डायरेक्टली waging the war against Israel, Iran will first move through its forward defense, like सीरिया से अटैक हो, इराक से हो, यमन से हो। सो ये चीजें जो है वो ईरान की फर्दर इंक्रीज होंगी, और उसकी ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं
उसका जो रोल है वो फर्दर स्ट्रेंथन होता जाएगा मिडिल ईस्ट के अंदर। अब फर्दर यहाँ पे ईरान की स्ट्रेटजी अब चेंज हो सकती है। चेंज कैसे होगी? अब ये जो फॉरवर्ड स्टैंड डिफेंस ईरान की स्ट्रेटजी है, बेसिकली ईरान ने किस लिए बनाई है स्ट्रेटजी के बैलेंस ऑफ पावर किया जाए। लेकिन अब ये बैलेंस ऑफ पावर इज अगेन डिस्टर्बिंग। व्हाई इट इज डिस्टर्बिंग? बिकॉज ऑफ द इन्वेजन इन लेबनान बाय इसराइल। जो हिजबुल्लाह है, जो कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के बाद, जो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, मिलिशिया है ईरान की सपोर्ट में, वो हिजबुल्लाह है। अब नाउ व्हाट हैपेंड विद हिजबुल्लाह, इट हैज बीन वीकेंड। पेजर अटैक करके, वॉकी टॉकी को अटैक करके उनकी जो एक एग्जिस्टिंग आर्म फोर्स थी उसको काफी ज्यादा जो है वो नुकसान पहुंचाया गया। तो इसराइल की जो स्ट्रेटेजी थी, उसने फॉरवर्ड डिफेंस को उसने वीक किया ईरान की। अब एज अ रिजल्ट क्या हो सकता है? एज अ रिजल्ट क्या हो सकता है कि ईरान जो है अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करते हुए हुथीज के ऊपर फर्दर कॉन्सेंट्रेट करें, हुथीज को फर्दर एम्पावर करे, स्ट्रेंथन करे, उनको मिसाइल टेक्नोलॉजी फर्दर फ्राहम की जाए। और इसके अलावा जो एक और ऑप्शन है ईरान के पास, और उसका अनक्लासिफाइड और अनऑथेंटिक 2 दिन पहले जो उसका एक रिजल्ट आया इन द फॉर्म ऑफ सीजमिक एक्टिविटी, जो कि ईरान के डेजर्ट के अंदर देखी गई। और दैट वाज नॉट अ नेचुरल काइंड ऑफ अर्थक्वेक, सो इट वाज मोर लिंक्ड विद अ काइंड ऑफ टेस्ट जो कि ईरान ने कंडक्ट किए, न्यूक्लियर टेस्ट। एंड इट वाज देयर, और इसलिए कंडक्ट किया गया कि वो दोबारा बैलेंस ऑफ पावर को एस्टैब्लिश कर सके। ठीक है। एंड जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज के ईरान जो है वो चोक कर सकता है ग्लोबल सप्लाई चेन्स। तो ये ईरान की जो है फर्दर चेंजिंग स्ट्रेटजी हो सकती है सारे रीजन के अंदर। जी, समझ आ गई चीजें? अब फर्दर यहाँ पे मैंने वही चीजें बताई कि किस तरह ईरान पावरफुल है और सारी चीजें आ गई। अब उसके बाद दिस कॉन्फ्लिक्ट, दिस इशू, जो इसकी इम्प्लीकेशन हम देख रहे हैं गजा वॉर की, लेबनान वॉर की, दिस कैन फर्दर ट्रिगर अ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। इसके अंदर जो अदर स्टेट्स हैं, दे कैन ऑल्सो गेट इन्वॉल्व इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। अब अदर स्टेट कौन सी हैं? लेबनान का ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है, जिसमें लेबनान इज ऑलरेडी इन इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। इसके अलावा जो बाकी आप देखते हैं स्टेट्स, उसमें इजिप्ट है, जॉर्डन है, और इसके अलावा इसमें आपके पास इराक है, सीरिया है और यमन है। अब इजिप्ट का क्या इशू है? अब इजिप्ट ने, आपको जब मैंने हिस्ट्री एक्सप्लेन की थी कल, इजिप्ट ने 1979 में एक एग्रीमेंट किया था किसके साथ? इसराइल के साथ। और वो किसने ब्रोकर किया था? यूएस ने किया था। उसको क्या कहते हैं? कैंप डेविड एग्रीमेंट कहते हैं। उसके नतीजे में इसराइल ने जो सनाइन पेनिनसुला था वो वापस दे दिया था इजिप्ट को, और इजिप्ट ने इसराइल को रिकग्नाइज कर लिया था। अब चूंकि अगर गजा की फर्दर जो है वो एस्केलेशन चलती है, तो इजिप्ट फेसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ अ डी स्टेबलाइजिंग रेफ्यूजी इन्फ्लक्स इन सनाइन पेनिनसुला सिक्योरिटी वाइज। दूसरा उसका जो इम्पैक्ट हो सकता है इजिप्ट पे, दैट इज ऑन इकोनॉमिक इम्पैक्ट। एंड इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो उसका मतलब ये है कि जो गजा का, सॉरी, जो इजिप्ट का जो मोस्टली रेवेन्यू आता है, दैट इज आल्सो फ्रॉम टूरिज्म एंड दैट इज फ्रॉम ट्रांजिट फीस इट कलेक्ट्स जब ट्रेड पास करती है सुएज कैनाल से। तो व्हेन देयर इज डिसरप्शन इन रेड सी, द कंट्रीज विल रीरूट देयर ट्रेड, और वो ज्यादा लंबा रूट प्रेफर करेंगे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो रेवेन्यू लॉस है इजिप्ट का वो ज्यादा होगा। और डिप्लोमेटिकली इसके ऊपर काफी ज्यादा इजिप्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि वो इसराइल के साथ फर्दर अपने टाइज को डिस्टेबलाइज करे, क्योंकि इसराइल इज नॉट स्टॉपिंग इट्स जेनोसाइड अगेंस्ट गजा एंड द पीपल ऑफ फलस्तीन। जॉर्डन, अब जॉर्डन भी एक यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग प्लेयर है। जॉर्डन के अंदर भी किंगशिप है, एम्पायर है, और जॉर्डन के जो लोग हैं वो अगेंस्ट इस स्टेट की पॉलिसी के हैं। अभी आपने देखा कि जब लास्ट वीक अटैक किया ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स का, तो जॉर्डन की एयर जो क्या कहते हैं, एयर स्पेस को यूज किया गया यूएस की तरफ से, और इंटरसेप्ट किया गया बैलिस्टिक मिसाइल्स को। एंड दिस थिंग इज नॉट डूइंग वेल फॉर द जॉर्डेनियंस, और उनके मुताबिक जॉर्डन इज अननेसेसरली इंगेज्ड इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। अगर जॉर्डन इसके अंदर फर्दर एंगेज होगा तो क्या होगा कि जॉर्डन के अंदर भी रेफ्यूजीज फर्दर आएंगे। किसकी तरफ से? लेबनान की तरफ से आ सकते हैं, फिलिस्तीन की तरफ से आ सकते हैं।
और ऑलरेडी जो एक स्ट्रेन उसकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको फर्दर खराब करेंगे। अभी रिसेंटली उसको $10 बिलियन की एड दी यूएस ने, बट इन रिटर्न ऑफ गिविंग अनलिमिटेड राइट्स टू यूएस टू यूज जॉर्डेनियन टेरिटरी फॉर अ मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स। तो ये चीजें जो है वो जॉर्डन को, एक तो उसका जो मतलब के सेंटिमेंट्स हैं लोगों को उसके अगेंस्ट कर देंगी जॉर्डन की गवर्नमेंट के, और दूसरा जॉर्डन को अननेसेसरीली क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा बर्डन ऑफ रेफ्यूजीज। अब इराक इराक needs political space to negotiate the exit of international forces that are part of the coalition fighting against ISIS. अब इराक के अंदर यूएस forces are still stationed there. अब Shia militia in Iraq, they have vowed to attack on US forces in case of retaliation by Israel. तो if this happens, तो जो इराक की जो गवर्नमेंट, क्योंकि इराक ने अभी पीछे ही सिविल वॉर से बाहर निकला है, उधर अभी भी सिचुएशन ठीक नहीं है, वहां अभी भी प्रोटेस्ट होते हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट, और वहां पे जो सिचुएशन है ह्यूमैनिटेरियन इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज आल्सो नॉट गुड। इराक इज नाउ नीडिंग स्टेबिलिटी। ठीक है, इराक को चाहिए स्टेबिलिटी ताकि वो अपनी कंट्री को रीबिल्ड कर सके, अपने जो पॉपुलेशन है उसको डिलीवर कर सके। बट दिस कॉन्फ्लिक्ट इज डेफिनेटली एंगेज करेगा शिया मलेशिया को इन इराक, और इराक भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है इस सब क्राइसिस के अंदर। Syria, I have already explained that it has even engaged in discussion with Russia to reduce Iran-backed militia activities near the Syrian-Israel border. अब सीरिया ट्राई करेगा कि डायरेक्ट टारगेट कौन सा होगा, लेबनान के बाद कौन सी कंट्री है जो कि डायरेक्ट टारगेट हो सकती है इसराइल की तरफ से। इराक नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम इसराइल, इट इज नॉट डायरेक्टली द नेबर ऑफ इसराइल। तो जो कंट्री बचती है दैट इज सिंपली द कंट्री ऑफ सीरिया, इसके जो गोलन हाइट्स अभी भी इसराइल के कब्जे में है। तो नेक्स्ट टारगेट वुड बी सीरिया। अगर सीरिया की तरफ से हजबुल्ला जो है वो सीरिया के अंदर फर्दर स्ट्रेंथन होती है आफ्टर लेबनान, अगर लेबनान को उधर से रूट आउट कर दिया जाता है, तो नेक्स्ट टारगेट वुड बी सीरिया। एंड सीरिया का जो बशार अल असद है वो नहीं चाहता कि वो दोबारा एक ऐसी वॉर के अंदर चले जाए और अपनी रिजाइम को फर्दर स्टेबलाइज ना करे, स्ट्रेंथन ना करे। ठीक है, यमन, अब यमन में ऑलरेडी सिविल वॉर चल रही है। हुथीज इन यमन आर अटैकिंग शिप्स इन रेड सी, and Houthis know that their action enjoy a measure of public support in Yemen, which helps them at a time when their rule in areas they control has become increasingly unpopular. So, in order to gain public support, Houthis will go against Israel, और उससे जो यमन की सिचुएशन है वो भी बेहतर नहीं होगी। तो ये इसका इम्पैक्ट हो सकता है रीजनल कंट्रीज पे। इसके अलावा सऊदी अरेबिया भी इसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है। अब ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इकोनॉमिक क्राइसिस में ही आ सकता है, या इसको रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में भी ऐड कर सकते हैं साइड को। यू नीड टू रिमेम्बर एंड रिकॉल द इवेंट इन सितंबर 2019। क्या हुआ था सितंबर 2019 में? दिस वाज द टाइम व्हेन सऊदी अरेबिया हैड एक्टिवली परस्यूड इट्स वॉर अगेंस्ट हुथीज इन यमन, और यमन की सिविल वॉर जो थी वो हाइट पे थी। इस दौरान हुथीज अटैक ऑन सऊदी अरेबिया ऑयल सप्लाई, जो उनका नेटवर्क था। टू मेजर ऑयल फैसिलिटीज ओन बाय सऊदी अरेबिया, सऊदी आराम को, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो टारगेट किया गया था। एंड आई नो दिस थिंग बिकॉज आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस एंड आई एक्चुअली कवर्ड दिस थिंग अगेन फॉर करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। So in just one strike, 5 million barrels a day of crude production had reportedly been affected, about half of Saudi Arabia production, or 5% of global oil supply. इसकी वजह से क्या हुआ था, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो है वो शूट अप कर गए थे। सो दिस इज वन इंसिडेंट, एंड इफ यू सी के अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो व्हाट कैन हैपन, यू कैन गिव जो आर्गुमेंट्स हैं बाय यूजिंग स्टैट्स फ्रॉम हिस्ट्री। अब यही चीज मैंने एक्सप्लेन की कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों इंपॉर्टेंट है। नियरली a fifth of volume of world oil trade passes through it, and some 80 million metric tons or 20% of global LNG flows through the strait every year। ठीक है, वॉटेक्स न्यूज के मुताबिक, जो एक एजेंसी है रिपोर्टिंग एजेंसी, उसके मुताबिक। अच्छा, ये मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे ये भी देख लें कि सिर्फ रीजनल कंट्रीज नहीं, बाकी कंट्रीज भी इससे इम्पैक्ट, इससे मुतासिर हो सकती हैं। अब ये आपके पास एक 2018 के जो रेट्स के मुताबिक एक स्टैट है कि हॉर्मोज से नियरली मोर देन 25%, और यू कैन से कि 16.8 आउट ऑफ 52 कितना बनता है, नियरली ये आपका बन जाता है 1/5 बन जाता है, इतनी आपकी ऑयल पास करता है। इसके अलावा मलाका है, बाबुल मंदब है, सोइस किनार,
ठीक है, बास्फोरस आपके पास आती है तुर्की के साथ। तो ये बाकी और ये निकाल के आप देखें कि नियरली आपका जो है 30 to 35% ऑफ ग्लोबल ऑयल विल बी इम्पैक्टेड इफ दिस थिंग्स जो है वो एस्केलेट करती है। और इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट चाइना पे भी होगा, बिकॉज आफ्टर रशिया चाइना इंपोर्ट करता है अपना ऑयल फ्रॉम दीज कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, इराक एंड यूएई। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो चाइना की इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करेंगी। यहाँ तक चीजें क्लियर है आप सबके लिए? अब इसके बाद क्या होगा कि ये चीज सऊदी अरेबिया को भी इम्पैक्ट करेगी। सऊदी अरेबिया को किस तरह इम्पैक्ट कर सकती है? आपको मैंने सऊदी विजन 2030 आपको रीड करने की जरूरत है, जिसके मुताबिक नॉर्मलाइजेशन टाइज के बारे में बात की जा रही है। अभी तीन चीजें डेवलपमेंट्स हुई पीछे। सऊदी अरेबिया टू होस्ट 2029 एशियन विंटर गेम्स इन द नियोम माउंटेन रिजॉर्ट ऑफ ट्रोजिना। अब नियोम सिटी कहाँ पे है? इफ एनीवन नोज दिस थिंग, कि कहाँ पे है ये नियोम सिटी और कहाँ पे ये एक फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाई जा रही है? ये नियोम सिटी जो है इट इज जस्ट नियर द दिस एरिया, इसराइल के बहुत पास है, इट इज नियरली हियर एट दिस एरिया। ठीक है, सो नियोम सिटी इज इन सऊदी अरेबिया एंड इट इज जस्ट राइट एट द एंड ऑफ रेड सी एंड इट इज वेरी नियर टू इसराइल। अगर आप देखें कि ये वॉर फर्दर इंक्रीज होती है, स्प्रेड होती है, तो ये जो सऊदी अरेबिया का एम है कि इसे वो अपनी कंट्री को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, 2030 वर्ल्ड एक्सपो कराने जा रहा है, 2034 फुटबॉल वर्ल्ड कप करवाने जा रहा है, तो ये चीजें जो है वो डायरेक्टली उसकी जो प्रिपरेशन है वो इम्पैक्ट होंगी। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो सऊदी अरेबिया के ऊपर भी आएगा। जी, समझ आ गई इन चीजों की? अब हम आगे चलते हैं। मैंने इतने ज्यादा स्टैट्स नहीं डाले, इसमें कुछ फर्दर लिंक्स ऐड कर दिए गए हैं, अगर आपने रीड करना है तो आप इन लिंक से रीड कर सकते हैं बाद में। अब इसके बाद अगर हम देखें तो दिस कॉन्फ्लिक्ट हैज ग्लोबली इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन सिक्योरिटी एंड आर्मामेंट्स। उसकी रीजन क्या है कि जो बाकी कंट्रीज हैं दे हैव ऑलरेडी सेंस्ड इट कि सिक्योरिटी और मिलिट्री एक्सपेंडिचर कितना जरूरी है। क्यों कितना जरूरी है? उन्होंने देख लिया कि जो ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनाइटेड नेशंस हैं, यूनाइटेड स्टेट्स हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड है, दे विल डू नथिंग व्हेन एनी country in global south is targeted by any country from global north. तो they have to protect themselves। ठीक है, हर चीज हर किसी ने अपना बंदोबस्त खुद करना है। तो इस वजह से ग्लोबल जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है इट हैज इंक्रीज एंड इट हैज नाउ रीच्ड to $2,440 billion। ठीक है, expenditure in Middle East also increased and US military will deploy additional fighter jets and navy in Middle East। और नियरली यूएस ने $18 billion की जो है वो एड दी है इसराइल को इन द लास्ट ईयर। अब इसके बाद आगे देखें तो वी विल गो फर्दर कि इट विल आल्सो ओपन न्यू एज ऑफ वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर जो है इट विल चेंज के हाउ कंट्रीज फाइट अगेंस्ट ईच अदर। द रीसेंट एपिसोड्स ऑफ पेजर ब्लास्ट एंड द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय इसराइल, जो आपके सामने लिखा हुआ है, रेचल जो है कमांडर ऑफ इसराइल सेंटर ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम यूनिट, he has termed Israel's offensive in Gaza its first digital war, with soldiers claiming they were fighting from inside their laptops. So this is what is happening in Gaza. They are using information technology, they are using artificial intelligence to actually wage war. So this will change the outlook of how countries war against each other. This will increase the foot point of China. अब कल किसी ने पूछा था कि सर चाइना क्या क्या रोल है। अब इसका सिंपल मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि चाइना चाहता क्या है। कोई मुझे बता सकता है कि चाइना क्या चाहता है इससे पहले कि मैं एक्सप्लेन करूँ? व्हाट डज चाइना वांट? इसको यूएस वर्सेस चाइना वाले टॉपिक में एक्सप्लेन किया था मैंने आपको, आपको चेंजिंग ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में एक्सप्लेन किया था। अब इफ एनीवन कैन एक्सप्लेन कि व्हाट डज चाइना वांट, क्या चाहता है चाइना इन सब सिचुएशन में, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में चाइना का मौकफ क्या रहा है? सिर्फ उसका एक ही मौकफ रहा है, दैट इज नॉट चेंजिंग। तो लेट्स सी एहसन, व्हाट डू यू थिंक कि क्या चाहता है चाइना? अस्सलाम वालेकुम सर। सर, जो आपने बताया था ना कि मल्टीपोलर उनका एग्जिस्ट करे, जिसके उन्होंने जो GSCI SCSI के कहीं पे भी जो गवर्नेंस सिस्टम्स है या फिर ह्यूमन राइट सिस्टम है वो बाहर से इम्पोज नहीं किया जाए, बल्कि एक इंडिजीनियसली कोई भी कंट्री अपना, कोई भी रीजन अपना खुद का डेवलप करे।
एक तो उनका ये मौका फेस सब में, और दूसरा सर मतलब इफ अगर हम एनालाइज करें तो ये सारी अनस्टेबिलिटी की जो सिचुएशन है चाइना के फेवर में जाती है ना, बिकॉज अगर एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी तो फिर पावर वैक्यूम क्रिएट होगा, जिसको फिर एग्जिस्टिंग हेजेमन को कोई रिप्लेस करने के लिए आएगा। तो दीज आर टू डिफरेंट पॉइंट्स। ओके, साइका आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर इसके एक तो दो रीजंस हैं। एक तो चाइना का यूएस के साथ जो है कि जब चाइना जो है वो मिडल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करेगा, और जैसे सऊदी अरबिया और ईरान की नॉर्मलाइजेशन में चाइना ने जो करवाई थी, तो उससे चाइना का जो था वो इसमें एक जो क्लाउड वो एग्जिस्ट करेगा। और जिस तरह पहले अमेरिका के बारे में था कि अमेरिका जो है वो कंट्रीज के जो मामला है उनको देखता है या हल करता है, तो वो अब चाइना जो है वो उस तरह से अपने आप को बनवाएगा। और दूसरा ये कि इसमें चाइना के ईरान के साथ और जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनके साथ ट्रेड होती है, और उनके साथ जो है वो इस तरह से स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट्स भी हैं। तो इसलिए इसको मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स का जो है वो इंडायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है वो इफेक्ट होगा। अच्छा, अब मैं इसको सम अप करता हूँ कि चाइना चाहता क्या। बेसिकली चाइना की एक ग्रोथ स्ट्रेटजी स्टार्ट होती है 1978 से, जब चाइना के अंदर डिंग पिंग, आई थिंक डिंग, जो उनकी गवर्नमेंट आई थी, स्पेलिंग थोड़े पे मुश्किल है प्रोनाउंस करना। तो 1978 में चाइना ने एक प्रोग्रेस स्टार्ट की थी, एक जर्नी स्टार्ट की थी टुवर्ड्स ग्रोथ, टुवर्ड्स डेवलपमेंट। और चाइना ने in recent decades, in last 5 decades, China has transformed itself from a lower economy, from a lower income country to middle class in country, middle income country, and then upper middle income country. And now अगर आप चाइना की जीडीपी देखें, इट इज नाउ ओनली सेकंड टू यूएसए। तो चाइना का एक प्रिंसिपल है, चाइना का प्रिंसिपल ये है कि जितने भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चाइना उनके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। अगर चाइना की, अगर आप यही देख लें इंडिया के साथ जो टसल है अपने तिब्बत के एरिया में, but still China is having business with India because right now China only needs economic stability, economic growth, and this region जो है उसके अंदर चाइना का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है इस सारे रीजन को स्टेबलाइज करने के, सिवाय इसके कि वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट ले सके। Now China is very shrewd in getting its interest and in projecting its soft power. उसने मिडिल ईस्ट के अंदर देखा कि भाई पावर वैक्यूम था, सऊदी अरेबिया एंड ईरान एक दूसरे के साथ जो है बातचीत नहीं करते थे। चाइना ने क्या किया, इस पावर वैक्यूम को फिल इन करने की कोशिश की और उसने दोनों के दरमियान जो है मेडिएशन करवाई और उनके दरमियान जो है वो एक ताल्लुकात बहाल कराए। चाइना ने इसमें क्या यूज किया, अपना इकोनॉमिक क्लाउड यूज किया। दोनों कंट्रीज के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हैं। ईरान जो है इस वक्त सिर्फ चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है इन टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपोर्ट एंड अर्निंग ह्यूज ग्लोबल अमाउंट, जो भी सैंक्शंस के बावजूद, और रशिया के ऊपर इन्वॉल्व है। सऊदी अरेबिया चाहता है कि उसके पास इन्वेस्टमेंट आए, और इस वक्त जो चाइना है आफ्टर यूएस इज द लीडिंग इकोनॉमी। तो दोनों कंट्री के लिए चाइना की एग्जांपल बहुत ही पिवटल थी। तो चाइना ने अपना यही सॉफ्ट पावर यूज करते हुए दोनों कंट्रीज को एक दूसरे के करीब लाया ताकि मिडिल ईस्ट के अंदर स्टेबिलिटी आ सके। अब ये जो क्राइसिस है इसमें चाइना स्टार्टेड कि जी कुछ ना कुछ रोल प्ले कर सके। उसने फतह और हमास के दरमियान रिसेंटली एक पीस डील ब्रोकर की और उन दोनों के दरमियान जो इश्यूज थे उसको खत्म करने की कोशिश की, बट इट इज नॉट सफिशिएंट टू रिजोल्व दिस इशू। उसको क्यों सफिशिएंट नहीं है? बिकॉज इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अलावा चाइना कैन नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि इसके जो इसराइल के साथ ऐसे इंटरेस्ट नहीं है कि इसराइल को पाबंद कर सके, फोर्स कर सके कि वो इस किस्म की एग्रेशन और इस किस्म का चीजें जो है वो इन्वेजन ना करे। इसके अलावा चाइना चाहता है कि वो गल्फ कंट्रीज के साथ ट्रेड करे। रिसेंटली चाइना हैज एक्चुअली रिप्लेस्ड यूरोपियन यूनियन एज द जीसीसी लीडिंग ट्रेडिंग पार्ट। चाइना के इंटरेस्ट काफी ज्यादा है रीजन में, एंड दीज इंटरेस्ट रिवॉल्व अराउंड इकोनॉमिक engagement. China Railway Construction Corporation led the consortium that built the metro system in Makkah. China Ocean Shipping Company built a new terminal at UAE Khalifa Port. Gulf states have been willing to purchase and install 5G equipment from Huawei.
In last year, Huawei launched new cloud region in Riyadh, aiming at supporting government services and AI applications. In June 2023, Riyadh signed 5.6 billion deal with Chinese electric car maker Human Horizons to establish a research, development and manufacturing joint venture in Saudi Arabia. Furthermore, चाइना की ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। अब सॉफ्ट पावर चाइना की क्या है कि चाइना यहाँ पे इस कॉन्फ्लिक्ट को यूज करता है और यूएस को बदनाम करने की कोशिश करता है कि देखें, चाइना अब होल्ड करता है इंटरनेशनल फेयरनेस एंड जस्टिस, while the United States only care about its interest. As an alternate to US-led international order, Beijing has also been touting its so-called global security initiative, जिसमें कंट्रीज के जो बायलेटरल इश्यूज हैं थ्रू डिप्लोमेसी, थ्रू निगोशिएशन को रिजोल्व किया जाएगा और किसी भी कंट्री को यूनिलेटरली अपनी चीजों को इम्पोज करने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा चाइना ने मेडिएशन की और क्रिटिसाइज किया यूएस का रोल अगर यूएस ने वीटो किया डिफरेंट यूएनएससी रेजोल्यूशन जिसमें इसराइल को सीज फायर करने पर मजबूर किया जाना था। तो अगर हम इसको समराइज करें तो चाइना का डायरेक्ट रोल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज चाइना इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपने बचाना चाहता है। चाइना के इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसराइल के साथ भी हैं, चाइना के सऊदी अरेबिया से भी हैं, चाइना के ईरान के साथ भी। तो चाइना इज नॉट डूइंग लाइक एक्स्ट्रा माइल जो उसको करना चाहिए आपके ख्याल में, बट चाइना इज नॉट डूइंग इट बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सेकंड, चाइना इज बेसिकली डूइंग स्मॉल स्टेप्स बट प्रोजेक्टिंग इट्स सॉफ्टवेयर पावर टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, यानी छोटे स्टेप करके उसको बड़ा प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। जिस तरह सऊदी अरेबिया और ईरान को करीब लेके आया, उसने एक जो था उसको इस तरह प्रेजेंट किया कि अब जो है मिडिल ईस्ट स्टेबल हो जाएगा। फिर हमास और फतह के दरमियान जो डील ब्रोकर की, तो उससे जो ये पता लगाने की कोशिश की गई इंटरनेशनली पॉलिटिशियंस के मुताबिक, एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कि जी अब हमास का या गजा का जो पॉलिटिकल सोल्यूशन है वो इन होरिजन है, क्योंकि एक इम्पेडिमेंट गजा के पॉलिटिकल सोल्यूशन में वो हमास वर्सेस फतह के इश्यूज भी थे। लेकिन डायरेक्टली जो है वो चाइना इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा और बैक एंड पे चाइना एस्केलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और कर भी रहा है। ईरान को चाइना जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा कि ईरान इस किस्म का कोई डायरेक्ट एडवेंचर ना करे इन टर्म्स ऑफ रिटेलिएशन, क्योंकि चाइना के लिए इस वक्त मिडिल ईस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है पोजीशन रखता है। चाइना की जो एक डिपेंडेंसी है, मैंने आपको पीछे शेयर किया, आफ्टर रशिया जो लार्जेस्ट उसके इंपोर्ट पार्टनर है वो सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई में शामिल है। तो चाइना अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहेगा, लेकिन उसका एज सच डायरेक्ट रोल नहीं है इस वॉर को स्टॉप करने। आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। The only thing China cares about is the economic stability and economic growth. अच्छा जी, उसके बाद divestment from prioritizing ideological affiliations to geopolitical consideration. अब ये जो इशू है गजा का, कॉन्फ्लिक्ट का, दिस विल फर्दर डाइवर्सिफाई और बेसिकली डाइवर्ज द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम स्टेट्स ऑन द वेरी इशू ऑफ फलस्तीनियंस, और वो अपने अपने इंटरेस्ट को परस्यू करेंगे। लाइक ये जो मैंने आपको बताया, ये कंट्रीज विच आर इन ग्रीन, दे हैव फॉर्मल रिलेशंस विद स्टेट ऑफ इसराइल। इजिप्ट है, सूडान है, यूएई है, ठीक है, बहरीन नहीं है, बहरीन भी है। इसके अलावा जो बाकी कंट्रीज मैंने आपको लाइट ग्रीन में दिखाया, दे आर बेसिकली ट्राइंग टू हैव गुड रिलेशंस विद इसराइल, लाइक सऊदी अरेबिया, ओमान एंड लीबिया। अगर ये चीज हो जाती है तो इट मींस कि जो भी आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन थी मुस्लिम्स की कि जी वी आर वन उम्मा, वी आर वन स्टेट, दैट विल गो इनटू द डस्टबिन। तो ये इसके इम्प्लीकेशन है, ठीक है। रशियन एडवांटेज क्या है? अब कल किसी ने पूछा कि सर रशिया का क्या रोल है। अब देखें, रशिया बेसिकली एक ऑलरेडी एक वॉर के अंदर इंगेज है, जो कि रशिया यूक्रेन वॉर की फॉर्म में चल रही है। अब रशिया के इसराइल के साथ शुरू में अच्छे ताल्लुकात थे। अच्छे ताल्लुकात क्यों थे? क्योंकि जब हिटलर ज्यूज को टारगेट कर रहा था तो रशिया वाज द फर्स्ट कंट्री विच बेसिकली एक्सेप्टेड द ज्यूज और उनको उन्होंने पनाह दी। अब ज्यूज की जो अभी भी वहां पे इसराइल रशिया के अंदर रहते हैं, तो इसराइल और जो रशिया के थोड़े से ताल्लुकात इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा, रशिया बेसिकली इस वक्त एक ऑलरेडी ऐसे मसले का शिकार है जहां से वो चाहता है कि दुनिया की नजर इस मसले से कम रहे और वो अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर ले। और उसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स में है कि उसने यूक्रेन को किस तरह कंट्रोल करना है और उसको अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लेके आना है। दूसरी साइड पे रशिया का जो यहाँ पे इंटरेस्ट लाई करता है सबसे ज्यादा, वो करता है सीरिया के अंदर।
तो इस वजह से रशिया जो है वो बशार अल असद की गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा और कोशिश करेगा कि सीरिया डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। इसके अलावा रशिया जो है वो ईरान को भी सपोर्ट करता है और ईरान के साथ जो है वो अपने ताल्लुकात बेहतर करेगा, ईरान को एक्सपोर्ट करेगा अपने आर्म्स की, बिकॉज इट नीड्स मनी और ईरान के थ्रू उसको मिल सकती है। फर्दर, इन ऑर्डर टू बेसिकली क्वेश्चन द एग्जिस्टिंग स्टेटस को यूएसए, रशिया वुड सपोर्ट ईरान बट नॉट डायरेक्टली ओवरटली। डायरेक्टली क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ऑलरेडी उसका एक वॉर फ्रंट ओपन है, वो दूसरा वॉर फ्रंट ओपन नहीं करेगा। ठीक है। इसके अलावा रशिया यूजेस इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट टू डिस्क्रेडिट यूएस डिप्लोमेसी, पोटेंशियली इम्पैक्टिंग इसराइल सऊदी रिलेशन। यानी यूएस की जो डिप्लोमेसी है इसराइल सऊदी अरेबिया को नॉर्मलाइज करने के लिए, उसके ऊपर क्वेश्चन करता है। बेसिकली उसका क्वेश्चन ये है कि जी यूएस एज अ ग्लोबल पावर इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग, और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ रहा है। बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश करता है रशिया। यहाँ पे बैलेंसिंग एक्ट कौन सा करने की कोशिश करता है? वो इसराइल से भी थोड़ा सा डरता है। रशिया किस वजह से डरता है? कि भाई इसराइल कहीं यूक्रेन को आर्म्स प्रोवाइड ना करे। वो चाहता है कि भाई इसराइल यूक्रेन से दूर रहे, यूक्रेन को जो एक आर्मामेंट्स चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, वो इसराइल उसको ना प्रोवाइड करे। इस वजह से भी वो डायरेक्टली इसराइल के अगेंस्ट नहीं जाता। ठीक है। बैलेंस कर रहा है कि भाई मैंने ईरान को भी नहीं जो है वो साइड पे लेके जाना और इसराइल के साथ डायरेक्टली उसके अगेंस्ट भी नहीं जाना। ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए। क्यों? क्योंकि ग्लोबली देयर आर ओनली फ्यू कंट्रीज हु आर अगेंस्ट यूएसए एंड ईरान इज वन ऑफ देम। इस वजह से इन ऑर्डर टू पुट प्रेशर ऑन यूएसए एंड इन ऑर्डर टू हैव इट्स इन्फ्लुएंस इंक्रीज्ड इन दिस रीजन, रशिया के लिए ईरान बहुत जरूरी है। लेकिन रशिया इसराइल को भी एट द सेम टाइम थ्रेट नहीं करेगा डायरेक्टली, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने किया तो यूक्रेन वाली वॉर फ्रंट, जहां पे यूक्रेन आर्म्स इंपोर्ट कर रहा है, ग्लोबल पावर इसको सपोर्ट कर रही है, तो इसराइल अगर उसको अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा, ड्रोन्स प्रोवाइड करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेगा, तो इस रशिया के लिए ये मुश्किलात हो सकती हैं। सो दैट इज व्हाई वी कैन से इट हैज अ लिमिटेड रोल ओवर देयर। तो ये भी चीज आपको क्लियर हो गया। फर्दर यू कैन रीड फ्रॉम हेयर अगर आपने रीड करना होगा तो। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट के हेजेमनी सुप्रीमेसी ऑफ यूएस विल कम इन क्वेश्चन। अब पहले यूएस चाहता था कि वो मिडल ईस्ट से निकल जाए और अपना इंटरेस्ट जो है, अपना सारा फोकस इंडो पैसिफिक पे लेके आए, और जो भी उसकी स्ट्रेटेजी थी, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, बाइडेन की स्ट्रेटेजी आई, उससे पहले ट्रम्प की थी, उसमें फोकस किया गया कि इंडो पैसिफिक पे किस तरह चाइना को कंटेन कर सके। लेकिन आफ्टर द स्टार्ट ऑफ दीज टू वॉर्स, रशिया यूक्रेन वॉर एंड इसराइल गजा कॉन्फ्लिक्ट, ये अब जो मिडिल इंडो पैसिफिक के ऊपर जो एक ज्यादा फोकस है यूएस का, वो सब भी होता गया। इसके अलावा इंडो पैसिफिक कंपटीशन मैंने आपको बता दिया इन पैरल। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये चीज है कि यूएस बेसिकली है इंटरनेशनल हेजेमोन, और उसको डिस्क्रेडिट किया जाएगा अब चाइना और रशिया की तरफ से और बाकी ग्लोबल साउथ की तरफ से कि यूएस इज नॉट डूइंग इनफ टू प्रोटेक्ट दिस ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर एंड टू सेव द ह्यूमैनिटी, जो कि उसी ने अपने रूल्स बनाए थे कि भाई ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, टेरिटोरियल सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा, इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा। बट दीज थिंग्स आर नॉट नाउ गोइंग इन फेवर ऑफ यूएसए। तो यूएस का जो ग्लोबल परसेप्शन है वो इससे काफी ज्यादा इम्पैक्ट होगा। अब बात आ जाती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान का क्या इम्पैक्ट है इस पूरी वॉर के अंदर? कौन बता सकता है पाकिस्तान को क्या इम्प्लीकेशंस, कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तान को इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर? कल किसी ने पूछा, बट लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन एंड देन आई विल एक्सप्लेन दिस। जी, आई वांट समवन एल्स जिसने अभी तक कंट्रीब्यूट नहीं किया पूरे क्लासेस में। यू कैन कंट्रीब्यूट नाउ। आप इंटरव्यू में क्या करेंगे यार? इंटरव्यू में पूछेंगे आपसे ये चीजें, तो बोला करें कुछ अपना जो है ना, वो एक डर खत्म करें। पता नहीं बोल देंगे आप तो क्या हो जाएगा। मैं भी ऐसे ही हूँ, इसी तरह की जो है ना वो बोंगियां मारता हूँ। आप भी इस तरह की बोंगियां मार दिया करें, कुछ नहीं होता। जी खतीजा, आप बताएं। आई थिंक यू कैन नॉट अनम्यूट। किरत, आप बताएं। वालेकुम सर। जी, आई कैन हियर यू। आई थिंक पाकिस्तान को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान बना ही इस बात पे था कि वो एक मुस्लिम कंट्री है। तो जब सिर्फ बातें करते हैं कि हम गजा को सपोर्ट करें, जैसे कल भी
पूरी कॉन्फ्रेंस हुई कि हम गजा को सपोर्ट करें, तो पाकिस्तान को सपोर्ट करना ही पड़ेगा इवेंचुअली। और इसके अलावा पाकिस्तान के लिए इम्प्लीकेशन भी हो सकते हैं कि अगर वॉर बढ़ जाएगी, पाकिस्तान को भी मेजर ऑयल जो है वो हमें मिडिल ईस्ट कंट्री से ही मिल रहा होता है, तो वो वाला इशू भी आ सकता है। पाकिस्तान तो ग्रीन एनर्जी की तरफ जितना नहीं गया, तो वो तो मेजरली डिपेंडेंट ही फॉसिल फ्यूल्स पे है। मुझे आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, बट स्टिल आपने ऑयल की बात ही मेन जो मैंने देखी। खदीजा आप बताएं। जी एहसन आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर, एम आई ऑडिबल? यस यू आर। सर कुछ तो हमारे एक्सटर्नल इम्प्लीकेशंस होंगे और कुछ हमारे इंटरनल इम्प्लीकेशंस होंगे। एक्सटर्नल में सर जो फॉर एग्जांपल जैसे ऑयल की प्राइस बढ़ जाती है तो नो डाउट वो हमें इम्पैक्ट करेगी, ठीक है। उसके अलावा सर हम जो एक चाइना ईरान, ओ सॉरी, सऊदी ईरान जो हम सैंडविच एक आपने पॉलिसी समझाई थी, उसके अंदर हम बीच में रह जाएंगे क्योंकि हमारी क्या कहते हैं, हमारी जो इंटरनल पॉपुलेशन होगी वो भी हमें है ना इन्फोर्स कर रही होगी कि हम मुस्लिम उम्मा के साथ जाएं, या हम कुछ हम मतलब हम वो नहीं कर पाएंगे ड्यू टू आवर इंटरनल प्रेशर के जो हमें करना चाहिए विच इज फॉर आवर ओन बेनिफिट रादर देन हमें शायद हमारी गवर्नमेंट्स को वो करना पड़े जो हमारी पॉपुलेशन कह रही हो, लाइक गोइंग विद पैलेस्तीन और ये सब। तो इस वजह से हमें एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल इम्प्लीकेशन का भी ये फेस ऑफ करना पड़ेगा। ओके, अशरफ आप बताएं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इसमें भाई ने जिस तरह कहा वो सारे इम्प्लीकेशंस और उनके अलावा सर ईरान का इमीडिएट नीबर होने के नाते पाकिस्तान के को ये अगर स्पिल ओवर करे तो बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं, सेक्टेरियन वायलेंस और इसी तरह के दूसरे चीजें, एनर्जी सिक्योरिटी को सर। और सर ये ईरान और सऊदी अरब का जो रिलेशंस है वो भी किस तरह आगे होगा, जो जो डील हुआ था वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्टली पाकिस्तान को मतलब ये है कि इन्फ्लुएंस करेगा। और सर कश्मीर इशू है, ये भी मेरा ख्याल है कि हम लिंक कर सकते हैं सर कि इसका फाइनल मतलब ये है कि क्योंकि जो पलस्टाइन है सर उनको हम डायरेक्ट इनडायरेक्टली लिंक कर लेते हैं कश्मीर के साथ कि जो मतलब पावरफुल बंदे, पावरफुल कोई कंट्री है वो अगले को मतलब उनकी विल के अगेंस्ट सप्रेस ना कर दे, जो मोदी उसी तरह का वही कर लेता है सर। तो मेरा ख्याल है कि इसी तरह के इश्यूज होंगे सर। तो थैंक यू सर। जी साइका, दिस वुड बी द लास्ट आज का टॉपिक में होगा, इस वजह से आई एम टेकिंग मोर क्वेश्चंस, फिर मैं आपसे जी क्वेश्चन। सर इसमें एक जो मेन इशू जो आएगा वो पाकिस्तान को एनर्जी सिक्योरिटी का आएगा, क्योंकि अब जब मिडल ईस्ट जो है ऑयल जो सारा जो कि उन्हीं के कंट्रोल में है, तो उससे जब ऑयल क्राइसिस पूरी दुनिया में होगा तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, एनर्जी सिक्योरिटी होगी। दूसरा चूंकि अमेरिका भी इस वार में इन्वॉल्व है, तो अगर यूएस जो है ईरान पे ऑलरेडी काफी ज्यादा सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो पाकिस्तान के जो ट्रेड रिलेशंस हैं, जो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को जो है वो भी सफर करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान के साथ हमारी ऑलरेडी गैस पाइपलाइन जो है वो सैंक्शंस की वजह से कंप्लीट नहीं हो पा रही। तो इस तरह पाकिस्तान को जो है वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ जो है वो अपने ट्रेड रिलेशंस जो हैं वो भी जो है वो बैलेंस नहीं होंगे। फिर अगर चाइना जो है वो इस इशू को डिप्लोमेटिकली या किसी भी तरह से अपनी सॉफ्ट पावर के जरिए हल करना चाहता है, तो पाकिस्तान पे भी प्रेशर होगा कि वो जो है वो किसकी साइड लेगा, किस कंट्री को करेगा। क्योंकि पाकिस्तान अभी ओपनली उस तरह से इसकी मजम्मत भी नहीं करता, करते हैं बस थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी बीच में एक है हमारा कि हम इसराइल के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं जा सकते ना, उनको ओपनली नहीं कर सकते, या हम ईरान को या किसी भी कंट्री को जो है वो इकोनॉमिक उनको असलहा यानी मिलिट्री सपोर्ट नहीं दे सकते इस वार में, तो एक ये प्रेशर भी है। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने काफी चीजें इसमें एक्सप्लेन कर दी, लेट मी एक्सप्लेन इट फर्स्ट कि पाकिस्तान की इम्प्लीकेशंस क्यों पाकिस्तान पे पड़ेंगी। सबसे पहले आपको पाकिस्तान की लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए, और इसको आप पहले एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाई पाकिस्तान इज सो ससेप्टेबल टू दीज काइंड ऑफ इम्प्लीकेशंस। फर्स्ट इज पाकिस्तान की प्रॉक्सिमिटी। पाकिस्तान इज राइट एट द कस्प ऑफ अरेबियन सी, ठीक है। तो पाकिस्तान पे जो भी मिडल ईस्ट के अंदर हैपनिंग है डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। दूसरा जो आपका
अच्छा, ये मेरे जहन में आई थी। अच्छा, दूसरी चीज जो आपके पास आती है प्रॉक्सिमिटी के बाद, वो आपके पास आती है आपका जो मुस्लिम पॉपुलेशन। ठीक है, सेंटिमेंट्स मुसलमानों के जो है वो काफी ज्यादा इससे हर्ट होंगे। और तीसरी चीज जो हमारे पास आती है वो हमारे पास आती है कि जो सेक्ट है आपके पास मेजर जो शिया पॉपुलेशन का, दैट विल पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान गवर्नमेंट टू टेक सम एक्शन। अब ये हमारे पास कुछ इम्प्लीकेशंस, कुछ बेसिकली रीजंस हैं कि क्यों मेजर इम्प्लीकेशंस आएंगे। इसके अलावा फोर्थ नंबर पे कि हम जो है वो ऑयल इंपोर्ट कंट्री हैं, और हमारा जो डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर है, मिडिल ईस्ट के ऊपर। इसके अलावा अगर एक और जगह देखें तो आप मिडिल ईस्ट से आपके पास लार्जेस्ट सोर्स है आपका रेमिटेंस का। ठीक है, तो ये चीजें पाकिस्तान को काफी ज्यादा इसका ससेप्टेबल बना देती हैं। पाकिस्तान को काफी ज्यादा जो है इससे मुश्किलात आ सकती हैं अगर मिडिल ईस्ट के अंदर कुछ होता है। अब अगर मिडिल ईस्ट के अंदर कुछ होता है, करंटली हमारे पास इतने इश्यूज नहीं है इसको देखने के लिए। अगर लेट से वॉर स्प्रेड आउट करती है, या आगे जाके कोई मसला क्रिएट होता है, कोई सप्लाई, ग्लोबल ऑयल सप्लाई चोक हो जाती है, तो हमारे ऊपर क्या मसले होंगे। सबसे बड़ा मसला रेफ्यूजीज का है, बिकॉज वी आर द नीबर ऑफ ईरान। और अगर एट द टाइम ऑफ क्राइसिस ईरान के ऊपर अटैक होता है, तो देयर विल बी डेफिनेटली ह्यूज डिस्प्लेसमेंट, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, एंड पीपल विल गो into other countries. Like अगर लेबनान के ऊपर अटैक है, तो लेबनानीज आर लीविंग देयर कंट्री, दे आर सेटलिंग इन अदर कंट्री सो दैट कि वो अपनी सेफ्टी इंश्योर कर सके। सो दैट वुड बी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, एंड दिस विल बेसिकली डीस्टेबलाइज द कंट्री, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास अफगान रेफ्यूजीज हैं, दे आर अ बर्डन ऑन अस। अगर आपके पास बलूचिस्तान में फर्दर रेफ्यूजीज आपके पास आएंगे, तो दैट विल स्ट्रेन योर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। Next will be there will be more diplomatic pressure on Pakistan to support Iran and to go openly against USA that Pakistan cannot afford. So Pakistan के पास एक दोबारा एक बैलेंस अप्रोच लेना, एक लिमिटेड अप्रोच लेना, एक फॉरेन पॉलिसी का पाकिस्तान का टेस्ट होगा, और इसमें पाकिस्तान जो है डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की तरफ जाएगा और निगोशिएशंस के ऊपर हाईलाइट करेगा। और ओपनली हम किसी की साइड लेने से जो है वो किसी की साइड नहीं लेंगे, बल्कि हम जो रिस्ट्रेंट है, ग्लोबल रिस्ट्रेंट जो कि ऑलरेडी हम फॉरेन ऑफिस हमारा करता रहता है, उसकी तरफ जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन जो आपका सीपैक है, आपने बात की कि जी सीपैक पाकिस्तान को एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग हब बनाएगा। तो द क्वेश्चन इज कि अगर सीपैक या जो गवादर है, इट हैज इट्स डिपेंडेंसी ऑन ऑयल एंड द ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम स्टेट ऑफ हॉर्मुज एंड अरेबियन सी, अगर वहां पे ही ट्रैफिक ब्लॉक होगी, तो फर्दर जो भी प्रोस्पेक्ट्स हैं सीपैक के, वो इन क्वेश्चन होंगे, लिम्बो होंगे, और पाकिस्तान के ऊपर जो है फर्दर इसका बर्डन आएगा, ये लिंगर ऑन होता रहेगा। इंटरनल इश्यूज ज्यादा है, आइडियोलॉजिकल प्रेशर है, लोगों का प्रेशर होगा कि जी पाकिस्तान शुड टेक सम एक्शन, बट पाकिस्तान नीड्स टू टेक अ रैशनल अप्रोच। तो पाकिस्तान इस तरह की चीजें कोई नहीं करेगा, बट स्टिल देयर विल बी प्रोटेस्ट एंड देयर विल बी सम काइंड ऑफ इंस्टेबिलिटी जो पाकिस्तान के अंदर आएगी। सेक्टेरियनिज्म प्रमोट होगा, बिकॉज देयर विल बी क्वेश्चंस कि जी पाकिस्तान हैज डन नथिंग टू प्रोटेक्ट द शिया पॉपुलेशन इन ईरान, and that will basically further compromise our very delicate balance we are having in our state. Economic instability is the largest threat to Pakistan because of this crisis. Why? क्योंकि आपको पता है कि currently oil prices are going down और उसकी reduction होती है, but as अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइस बढ़ेंगी, तो ऑयल प्राइसेस पाकिस्तान के अंदर भी बढ़ेंगी। पाकिस्तान इज अ एनर्जी इंपोर्ट कंट्री, आपका एनर्जी क्राइसिस आपके सामने है। इसके अलावा इन्फ्लेशन इज कूलिंग डाउन, बट अगर इस तरह का मामला होता है तो इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगी, और ओवरऑल आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है इन क्वेश्चन आएगी। उससे आपकी जो गवर्नेंस इश्यूज हैं या जो टैक्स कलेक्शन है, आप ऑलरेडी आईएमएफ का शिकार हैं, तो ये चीजें पाकिस्तान के लिए खतरनाक होती जाएंगी। और रेमिटेंस, मैंने यहाँ पे लिखा कि जी पाकिस्तान की लार्जेस्ट रेमिटेंस आती है मिडिल ईस्ट से। तो अगर मिडिल ईस्ट इंस्टेबल होगा, वहां के अंदर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा। अगर ये वॉर प्रोलॉन्ग करती है, तो वो अपने रिसोर्सेज बेसिकली यूज करेंगे, और बाहर के जो लोग हैं उनको निकाल दिया जाएगा, एक्सपेल कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर किसी ऑयल फैसिलिटी पे अटैक होता है, उनकी ऑयल शिपमेंट्स रुकती हैं, तो डेफिनेटली जो उनका एक रिसोर्स है, रेवेन्यू है, वो कॉम्प्रोमाइज होगा, और इससे मेजर जो इन्फ्लिक्ट होगा वो डेवलपिंग कंट्रीज में होगा, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बिकॉज दीज countries send their usually Pakistan especially unskilled workforce in these countries मिडल ईस्ट, तो वो बाहर निकाल दिए जाएंगे सबसे पहले। और पाकिस्तान की जो एक रेमिटेंस है, जो बैकबोन है आपकी इकोनॉमी का,
कितनी रेमिटेंस आती है पाकिस्तान में, कोई बता सकता है? आप लोगों ने याद तो कर ली होगी ना ये। नियरली आपके पास 25 बिलियन। आई वाज सीइंग कि भाई कौन बताएगा ये चीजें, कुछ स्टैट्स तो याद कर लें। नियरली $25 बिलियन, और यू कैन से कि 27 के अराउंड, लास्ट स्टैट में आपको बताया था। आपके पास रेमिटेंस आती है। मुझे स्टैट्स, सीधी बात है, मुझे स्टैट्स याद नहीं होते, तो मैं इसलिए आप लोगों से पूछता हूँ कि भाई मुझे स्टैट बता दो। मैं इतनी चीजों को याद नहीं करता, जो चीजें मेरे काम की होती हैं वो मैं याद करता हूँ, मोस्टली सब्जेक्टिव एनालिसिस। तो इसमें रेमिटेंस पे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। इसके अलावा सिक्योरिटी, अब पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी बैलेंस है, दैट विल बी इन क्वेश्चन। अब इन सब चीजों से पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है इन साउथ एशिया, दैट विल कम अंडर क्वेश्चन। देखा जाए तो अगर इस तरह की वॉर स्टार्ट हो जाती है, सारे दुनिया के अंदर मसले होंगे, इंडिया देखेगा इसको एज एन अपॉर्चुन टाइम टू इन्वेड इन आजाद जम्मू एंड कश्मीर एंड इन ट्राई टू कैप्चर इट फ्रॉम पाकिस्तान, और एक और महाज यहाँ पे खुल जाएगा। बट दैट इज लेस लाइकली कंसीडरिंग कंसीडरिंग द ऑप्शन ऑफ डेटरेंस। लेकिन ये डेटरेंस तो बाकी जगह भी, ये डेटरेंस तो ईरान और इसराइल में भी थी। अगर इस तरह होता है, मैं फ्यूचर सिनेरियो बता रहा हूँ कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ले लेता है, फिर भी इसराइल अटैक करता है, और फिर ईरान उसके ऊपर रिटेलिएट करता है, क्योंकि कंट्रीज न्यूक्लियर बॉम्ब यूज नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ इट्स डिवेस्टेशन, इट्स ह्यूज। तो मे बी इस वजह से ना करें, लेकिन अगर वो अटैक कर लेते हैं तो एक दफा जो एक डेटरेंस है ना, ग्लोबल डेटरेंस के जी, न्यूक्लियर आर्म्स जो हैं वो ग्लोबल डेटरेंस क्रिएट करेंगे, और इस वजह से कोई कंट्री दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेगा, न्यूक्लियर आर्म कंट्री। तो ये कॉन्सेप्ट जो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर है, साउथ एशिया के अंदर है, सिक्योरिटी डिलेमा, सिक्योरिटी जो एक बैलेंस है, इसको क्वेश्चन करेगा। और इससे फिर अगर एक दफा इंडिया इम्बोल्डन हो जाए और स्टेप ले ले, तो दैट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट पाकिस्तान की सिक्योरिटी, और पाकिस्तान के लिए फर्दर मसाइल खुल सकते हैं। तो ये जी पाकिस्तान के लिए मसले हैं। अब अगेन इसमें कुछ चीजें रह गई हैं, जैसे ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें कुछ चीजें रह गई हैं, रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इसका फ्यूचर सिनेरियो क्या होगा, इसका पीस पॉसिबिलिटी क्या है, फिर उसके बाद आईसीजे की जो रूलिंग थी उसका क्या होगा, और इसमें ओआईसी का क्या रोल है। तो वो हम थर्ड लेक्चर में करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया आज। मैंने ओपन किया हुआ है दूसरी स्लाइड्स भी, बट आई विल नॉट एक्सप्लेन, काफी ज्यादा इस पे हमने टाइम स्पेंड कर लिया है। कल का इसमें थर्ड लेक्चर हम करें, ठीक है जी। अब आपको ये क्वेश्चन जो है आपके कर लें, ताकि मैं आपको आंसर कर सकूं। जी, क्या क्वेश्चन है जी किसी का? अच्छा, वी हैव टू हैंड रेज। अशरफ, अशरफ क्या क्वेश्चन है आपका? वी कैन नॉट हियर यू अशरफ। हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही जी जी। सर। हम बोल, सर मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी अब आ रही सर है ये, हाँ। जी सर, सर मैं ये पूछ रहा था कि क्या ये मोदी या इसी तरह के जो एक्सट्रीमिस्ट है उनको इम्बोल्डन कर सकता है, जिस तरह कश्मीर में उस तरह का कोई ऑपरेशन कर दे? जी बिल्कुल, एंड पे मैंने यही बताया कि दिस कैन जी इम्बोल्डन सर। मोदी इंडिया टू हैव दिस काइंड ऑफ मिसएडवेंचर इन पाकिस्तान। ओके सर। सर ये हम इम्प्लीकेशंस में यही लिख सकते हैं ना सर? हाँ जी। जी सर, थैंक यू सर।
Diesen bir şey nadı Stefan. अच्छा जी, इसके बाद हबीब, आपका क्या क्वेश्चन है? वालेकुम सर।